हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री का 2022 का, यानी कि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर ही, उसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमने कुछ पार्ट्स को अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बेसिकली वो वाले कंपाउंड शो करेंगे जिसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप होंगे। ठीक है, तभी तो वो सिस और ट्रांस बनेगा। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है, सिस और ट्रांस होते हैं। तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन, अगर आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हो तो देखो सिर्फ ये जो निकल वाला कॉम्प्लेक्स दिया है आपको, इसमें क्या है, चारों ही जो लिगेंड्स इसके साथ अटैच है वो सारे कैसे हैं, सेम है। तो देखो जब सेम होता है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा और यहाँ पर कोई सिस और ट्रांस की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज़। यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर आप 16 ग्राम ऑफ मीथेन का कंबशन करते हो तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या पता होनी चाहिए, मीथेन की कंबशन रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो देखो मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है CH4 और कंबशन हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं है। अगर बैलेंस होता है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इनका मास कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मास की टर्म्स में पूछा है। और अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप पहले ही इक्वेशन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो देखो यहाँ पर हम बैलेंसिंग देखते हैं, तो यहाँ पर देखो क्लियरली हमें दिख रहा है कि इस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे जो ऑक्सीजन है वो 2 ही एटम है और इस साइड पर क्या है भाई, ये 2 ये हैं और 1 ऑक्सीजन है। और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ट्वाइस कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ट्वाइस करने से हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो इस साइड भी कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, 4 ही हैं। अब ऑक्सीजन काउंट करो, देखो इस साइड पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस H2O लिखा है ना, इसका मतलब कितनी हाइड्रोजन हो गई भाई, 2। और सॉरी, ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2। और यहाँ पर इस साइड देखो कितनी है, यहाँ पर ये 2 हो गई और ये 2 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई प्रोडक्ट साइड पे 4 और रिएक्टेंट साइड पे कितनी है, 2 ही है। तो यहाँ पर भी आप 2 कर दोगे। तो अब ये रिएक्शन को जब आप देखते हो तो ये कैसी रिएक्शन है भाई, बैलेंस रिएक्शन है। अब आपको क्या पता करना है, यहाँ पर देखो मिथेन और वाटर के बाद वाटर के बारे में बात की है, तो आप सिर्फ यहाँ पर इन्हीं का मास कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, जिसके टर्म्स में पूछा उसी का कैलकुलेट करना, सबका कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन, ये मीथेन का मास कैलकुलेट करो, कार्बन का कितना होता है भाई, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन के लिए होता है 1, तो 4 के लिए हो जाएगा 4, तो ये टोटल कितना आ गया 16। तो यानी कि 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना है भाई, 16 ग्राम। तो उससे आपने क्या पूछा है कि 16 ग्राम के लिए ही कितना वाटर क्या हो रहा है भाई, प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर आपको पता है वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है भाई, 18 होता है। कैसे, देखो ऑक्सीजन का 16 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो यानी कि 2 हाइड्रोजन है तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर कितने मोल है वाटर के, 2, तो 18 2 ज़ा कितना हो जाएगा 36। तो देखो आपको यहाँ पर अलग से कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं हुई कि इतने के लिए इतना है तो कितना आएगा। 16 ग्राम के लिए ही पूछा था और ये जो बैलेंस इक्वेशन है इसमें भी क्या है, 16 ग्राम ही है। तो 16 ग्राम मीथेन को जब आप बर्न करते हो, कंबशन कराते हो इसका, तो कितना वाटर प्रोड्यूस होता है भाई, 36 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3, 36 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू में 3। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि अगर n की वैल्यू 3 हो, n क्या होता है भाई, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। हमने पढ़ा है कि 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो उसमें से पहला वाला जो क्वांटम नंबर होता है फर्स्ट, वो क्या होता है, n होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और क्या पूछा है क्वेश्चन में उसने कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो देखो आपको अगर n की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये होता है n स्क्वायर, यानी कि जो भी n की वैल्यू होती है उसका क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा भाई, 9। तो कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ये 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। और चाहो तो इसे आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखो जैसे n की वैल्यू जब 3 होती है तो आपको पता है n के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, l की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1, यानी कि 0 हो सकती है ये, 3 के लिए 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। अब यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 0 के लिए क्या होता है s,
1 के लिए क्या होता है भाई P और D के लिए क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर देखो S क्या होते हैं, S कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 तो 3s हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा 3p, तो आपको पता है 3p में क्या होते हैं भई, इस तरह से 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसी तरह से 3d में कितने होते हैं भई, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरह से देखो टोटल काउंट करो, ये 5 + 3 + 1 9, तो ये कितने हो गए 9 ऑर्बिटल्स हो गए। तो इस तरह भी हम पता कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है ये किसके ऊपर है भई, ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेस ऊपर क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखते हैं हम क्या पूछा है हमसे। यहाँ पर आपको देखो 4 रिएक्शंस दिए हैं और चारों इक्विलिब्रियम में दिया है आपको। चारों ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में दी है और ये पूछा है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो इनमें से चारों ये जो आपको रिएक्शंस दी हैं, इनमें से किसके अंदर रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बताता है आपको, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारी रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, जिस डायरेक्शन में क्या होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या होते हैं भई, कम होते हैं, लेसर अमाउंट में होता है, यानी कि जिसमें लेस नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसके, गैसियस वाले, ठीक है? उस डायरेक्शन में क्या होता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहाँ पर क्या होते हैं मोर नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट जो आपको दिया है इसमें कितने हैं, देखो इस साइड भी 2 हैं और इस साइड भी 2 हैं, तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा या कम का तो है ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में आपको क्या दिया है, नेक्स्ट वाले में इस साइड पे रिएक्टेंट साइड पर कितने हो जाएंगे टोटल मोल्स, देखो N2 भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, तो टोटल मोल्स कितने हो गए 4 हो गए। और यहाँ पर क्या है देखो, इस साइड क्या है अमोनिया, अमोनिया साइड पे क्या है 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है देखो, इसने क्या बताया है कि प्रेशर हम क्या कर रहे हैं भाई, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो 4, अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रेशर इंक्रीज़, तो प्रेशर इंक्रीज़ जब हम करते हैं तो कौन से डायरेक्शन में होता है भाई, जिस डायरेक्शन में क्या होते हैं लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, रिवर्स के लिए पूछा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या है, इस साइड पर भी देखो कितने हैं भाई 4 मोल्स हो जाएंगे टोटल, 1 इसका और 3 इसके। और प्रोडक्ट साइड में देखो, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं भाई 2 मोल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी, लेसर की तरफ जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी 4 से 2, भाई लेस क्या है 2 मोल्स है ना, तो 4 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी क्या हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रिवर्स के लिए, तो इसका मतलब ना तो फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा, फोर्थ होगा। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा भाई वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। किस तरह से देखो, यहाँ पर अगर जब आप देखते हो रिएक्टेंट साइड पर, तो रिएक्टेंट साइड पर देखो भाई कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, गैसियस ओनली 1। और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कितने हैं देखो 2। उसने क्या बोला है, प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जिस डायरेक्शन में क्या होता है भाई लेस नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो यहाँ पर ये कार्बन सॉलिड स्टेट में दिया है, गैसियस वाले देखने हैं सिर्फ आपको। तो इसी केस में क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम में हमारा कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा भाई बैकवर्ड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से पूछा है कि किसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट उसी का होता है जिसके क्या होते हैं एन नंबर ऑफ, एन क्या है भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है उतना ही ज़्यादा होता है। एन मैक्सिमम यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखो एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इन केसेस में आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लिगेंड देखने हैं कि उस कॉम्प्लेक्स में कौन सा लिगेंड अटैच है मेटल के साथ, कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग कराएगा जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी। और अगर कैसे लिगेंड प्रेजेंट्स होंगे, अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेगा, पेयरिंग नहीं कराता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। देखो जैसे फर्स्ट केस लेते हैं हम, तो इसमें आपको क्या दिया है, मैग्नीज साइनाइड का 6 और फिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है भाई 3 नेगेटिव है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है -1, तो इसके लिए कितना हो जाएगा टोटल -6 और इज इक्वल टू में -3। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई +3। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैग्नीज है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है भाई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। मैग्नीज जो ग्राउंड स्टेट पे होता है, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में जो होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है 3d5 4s2,
ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी, मैंगनीज़ के लिए होती है। बट यहाँ पर मैंगनीज़ आपको क्या दिया है भई, मैंगनीज़ के लिए अभी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की, वो कितनी आई है +3, तो इसका मतलब ये क्या है +3 है। तो +3 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो कितना आ गया 3d4। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या बन गया भई, 3d4 बन गया। अब देखो इसके साथ लिगेंड कौन से प्रेज़ेंट है, यहाँ पर जो लिगेंड प्रेज़ेंट है वो कौन से है भई, साइनाइड। साइनाइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फ़ील्ड लिगेंड होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आप फ़िल करोगे इन ऑर्बिटल्स के अंदर, उनकी क्या करा देगा, देखो जैसे ये डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर क्या है ये, इस तरह से ये जो फ़िल है सिंगल-सिंगल इलेक्ट्रॉन, इनकी क्या करा देगा, पेयरिंग। ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड के इफ़ेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। तो इसी तरह से आप चारों के केस में क्या है भई, कैलकुलेट करके देखते हो। तो जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे इसमें, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, उसके लिए आप ऑब्ज़र्व करोगे कि यहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसी का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा भई, ज़्यादा होगा। मैं आपको एक बार ये करके दिखा देती हूँ। तो देखो Fe F6 इस पूरे पे कितना चार्ज है भई, -3। तो जब आप यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, Fe+3 आएगा। तो Fe+3 क्या हो जाएगा भई, वैसे नॉर्मल जो होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो कितनी होती है भई, वो होती है आपकी 6 4s2। अब यहाँ पर क्या है, +3 है, तो +3 का मतलब क्या है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 यहाँ से जाएँगे और ये क्या होगा, इस तरह से 3d ऑर्बिटल्स होंगे। 3d में क्या है, ये सारे सिंगल-सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर क्या है, फिर ये 4s है, फिर 4p है और फिर क्या आएगा, 4d आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये सारे सिंगली फ़िल्ड है और यहाँ पर जो लिगेंड है वो कैसा है, फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड है तो इसका मतलब क्या है कि ये पेयरिंग नहीं कराएगा। अगर ये पेयरिंग नहीं करा रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है भई, अनपेयर्ड रहेंगे। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर बाकी ऑप्शंस में भी कैलकुलेट करना है और चेक करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेल जी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज़, आपको पता है कि जो चेंज इन गिब्स एनर्जी होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए वो क्या होती है भई, वो नेगेटिव होनी चाहिए, तभी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि भई लेस देन 0 होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट कैसे आएगा किसी भी मॉलिक्यूल का, जब वो मॉलिक्यूल में क्या होगा, अलग-अलग यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम प्रेज़ेंट होंगे, ठीक है? तो देखो और साथ में क्या है, उनकी ज्योमेट्री भी क्या है भई, सिमेट्रिकल नहीं होनी चाहिए। तो देखो जैसे CCl4 है, तो CCl4 का स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो, तो इस तरह से इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। तो ये क्या करते हैं भई, एक-दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं बनेगा। सेम एज़ इट इज़ BF3 का भी नहीं बनेगा, ये BF3 होता है। तो इसमें भी क्या होगा, देखो ये इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट लगाएगा और ये अपर डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट लगाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो सम बनेगा वो इसके इफ़ेक्ट को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि इन केस ऑफ जो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है वहाँ पर डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो देखो वैसे ही कट हो गए, सेकंड चला गया और फोर्थ चला गया। अब बचा क्या, NH3 और NF3। तो ये तो बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, देखो NH3 में आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इस तरह से होता है, एक लोन पेयर और ये हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से रहते हैं और ये इस तरह से NF3 और यहाँ पर ये इस तरह से ये रहता है। अब देखो क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है ना, उससे क्या होता है, उसकी डायरेक्शन में ये जाता है। यानी कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो क्या होता है भई, जैसे देखो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव। तो यानी कि ये डायरेक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है? और डाइपोल मूवमेंट ये इसकी लोन पेयर की तो अपर ही रहती है, तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखो सारे डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, ऐड होंगे। इस इन द केस ऑफ NF3 मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर क्या होगा, ये अपवर्ड लगेगा और इस केस में क्या है भई, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों ये वाले जो तीनों हैं, ये तो क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये वाला जो लोन पेयर का डाइपोल है, ये क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर ये क्या एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो देखो यहाँ पर इन केस ऑफ NH3 ये क्या है, सारे एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे ऐड होंगे, तो यानी कि डाइपोल मोमेंट जो ज़्यादा होगा वो किसके लिए भई ज़्यादा होगा, वो अमोनिया के लिए ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज़, देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है, Z की वैल्यू बतानी है, किसके लिए भई, आइडियल गैस के लिए बतानी है। तो ये कितनी होती है भई, ये होती है 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एलिमेंट Z इज इक्वल टू में 117 वुड बी प्लेस इन विच ऑफ फॉलोइंग पीरियोडिक टेबल। देखो यहाँ पर आपको ये पूछा है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है कि जब भी 118 होता है तो उसको नोबल गैस से कंपैरिजन करो। नोबल गैस क्या होता है भाई, 18 ग्रुप से बिलोंग करता है ये नोबल फैमिली से, ठीक है। तो और 117 इसका मतलब क्या है, देखो 18 से पहले क्या नंबर आता है, 117 आता है। तो 117 का मतलब क्या है, देखो ये अगर 18 से बिलोंग कर रहा है तो इससे पहले वाला किससे करेगा, 17 से। तो 17 में कौन से होते हैं भाई, हैलोजन फैमिली होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। अगर किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो इसके ऊपर हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका पीरियड देख सकते हैं, ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो आपको एक कंपाउंड दिया है और इसके लिए नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो कार्बन ही काउंट कर लो आप चेन में। तो हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से। रीज़न क्या है इसका, देखो इस साइड पर कौन सा ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। और इस साइड पर देखो ये कौन सा ग्रुप लगा है भाई, कार्बोक्सिलिक लगा है। तो आपको पता है कि एसिड वाला जो ग्रुप होता है इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, इसको हम प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोनिक ग्रुप। तो यहाँ पर नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 पे आपको साफ-साफ पता चल रहा है, जब भी ये कीटोन ग्रुप सेकेंडरी उसमें प्रेज़ेंट रहता है, यानी कि प्राइमरी जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है वो कोई और होता है, ये सेकेंडरी बनता है। तो इसके लिए जो नाम हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो ऑक्सो यूज़ करते हैं। तो 5 पर क्या है, देखो ऑक्सो। तो अब देखो यहीं से ही क्या हो गया, आंसर पता चल गया हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 5 ऑक्सो। 6 कार्बन की देखो चेन है, ठीक है। तो 6 कार्बन की चेन है तो क्या बन जाएगा, हेक्स। और 1 पे क्या है, ओइक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक है ना, तो कार्बोक्सिलिक के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो आपको ये पूछा है कि इनमें से ये आपको 4 क्या है भई, यहाँ पर ये क्लोरीन के ऑक्साइड्स दिए हैं और इसमें से आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करता है। तो देखो बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है, इसमें एक ही एलिमेंट का क्या होता है, एक ही एलिमेंट से यानी कि 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनते हैं। एक ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। जैसे सपोज़ अगर यहाँ पर ए एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो यहाँ पर एक मान लो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बन रहा है और एक क्या है -2 वाला बन रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी बन जाएगी भाई, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बन जाएगी। यानी कि बेसिकली इसमें क्या होता है, एक ही कंपाउंड का क्या होता है, एक ही एलिमेंट का क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यानी कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी हमें मिलता है। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है भाई, वो होती है -1 से +7 तक, ठीक है। यानी कि इसका मतलब -1 भी होती है, 0 भी होती है, +1 भी है, +3 भी है, +5 भी होती है और +7 भी होती है। तो देखो इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से हम आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, देखो -1 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, सिर्फ़ ऊपर जा सकती है। तो यानी कि अगर -1 और +7 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो नहीं करता। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि देखो यहाँ पर ये सिर्फ़ क्या ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज़ कर सकता है, इंक्रीज़ नहीं कर सकता। बट अभी मैंने बताया कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक ही एलिमेंट का ऐसा प्रोडक्ट बनेगा यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर एक ही उससे इंक्रीज़ भी हो रहा होगा और डिक्रीज़ भी हो रहा होगा। देखो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, फर्स्ट आपको दिया है ClO नेगेटिव। तो देखो ClO नेगेटिव में क्या होगा, जब आप यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो ClO नेगेटिव में, तो यहाँ पर इसके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है। देखो क्लोरीन के लिए हम X रखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर कितनी है और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई -2 और ये कितना हो जाएगा -1। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पर -1 + 2 सॉल्व करके कितना आ गया, +1 आ गया। तो देखो +1 है, इसका मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड भी बना सकता है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाए या फिर -1 आ जाए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि -1 से कहाँ तक होती है, +7। और ये 1 से क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट कैलकुलेट करके देखेंगे, ClO2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, क्लोरीन के लिए लिखा आपने X, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा -4 और इज़ इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज कितना है -1। तो X की वैल्यू कितनी आ गई +3। तो अब देखो +3 से आपको क्या पता चल रहा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। इसी तरह से आप जब आप चारों एलिमेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो आप फाइंड आउट करते हो कि जो लास्ट वाला आपको ऑप्शन दिया है इसमें क्या आता है भाई, +7 आता है। और आपको अभी बताया मैंने कि
+7 क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि इससे इंक्रीज़ नहीं कर सकता, ये रिड्यूस तो कर सकता है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोबियम इज़, तो देखो नियोबियम वैसे क्या होता है, वैनेडियम वाले ग्रुप में आता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो जो नियोबियम की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है भई, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है ये, ठीक है। वैसे वैनेडियम का के लिए क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, 3d3 4s 2 होता है, बट यहाँ पर अगर ये सेम ग्रुप से बिलॉन्ग कर रहा है तो हम नियोबियम की भी जो कॉन्फ़िगरेशन है यही एक्सपेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर होता क्या है, ये बनता है 4d4 5s1, ठीक है। इस तरह से होता है ये 4d4 5s1। अब रीज़न क्या होता है इसका, यहाँ पर ये एनर्जी डिफरेंस की वजह से होता है कि इन दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की साइड क्या होता है भई, इस ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा भई, इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्साइट इज़ एन ओर ऑफ व्हिच मेटल, देखो यहाँ पर ये पूछा है कि कैल्साइट जो है ये कौन से मेटल का ओर होता है, तो ये होता है भई एल्युमिनियम का ओर होता है, एल्युमिनियम का। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं एल्युमिनियम सिलिकेट, यानी कि ये एल्युमिनियम और सिलिकेट के कंपाउंड्स होते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है, ये हो सकता है Al2O3 डॉट 2 टाइम्स ऑफ SiO2, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड है ये, और 2H2O। तो ये क्या है, कैल्साइट का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो आपको क्या पूछा है, एक ये हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन दी है, और ये किस में है भाई, इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। और इस वाली इक्वेशन के लिए आपको क्या दिया है, इसके लिए Kc दिया है, जो इसका कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बनेगा वो Kc होता है। तो इन्होंने पूछा है कि सेम टेम्परेचर पर अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आयोडीन की कंसंट्रेशन को डबल कर दे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये पूछा है कि जो Kc है, Kc की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो सारी चीज़ें डबल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, Kc की वैल्यू जो भी है उसका क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे देखो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, समझ सकते हो। Kc जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये लिखा हमने HI, और इसका स्क्वायर, क्योंकि जो भी आगे होता है कोफिशिएंट में वो स्क्वायर में चला जाता है। अपोन में क्या होता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, H2, और दूसरे के लिए क्या आ गया, ये I2, ठीक है। अब देखो ये कब आया है, जब यहाँ पर ये क्या थे, 1 1 मोल थे, और 2 मोल आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा था। बट अब देखो जब आप कंपैरिजन करते हो इस वाली इक्वेशन से, तो देखो सब कुछ ट्वाइस हो गया है। तो सब कुछ ट्वाइस का मतलब क्या है कि इसका आप क्या कर दो, ट्वाइस कर दो। तो देखो जब आप इस पूरे वैल्यू का ट्वाइस करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HI 4 हो जाएगा, इसका मतलब 4HI, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 का स्क्वायर मतलब कि 2H2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर मतलब कि 2I2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने क्या देखा है कि इस Kc का क्या कर दिया, आपने स्क्वायर कर दिया। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ अ मास 100 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज, देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है आपसे, और किसके लिए, कि एक बॉल है और उसका मास आपको क्या दिया है, 100 ग्राम दिया है, और वेलोसिटी आपको दी है कितनी भाई, 10 मीटर पर सेकेंड दी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H अपॉन में mv होता है। H क्या है, यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है। H क्या होता है भाई, एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। और ये क्या है, लैम्डा होता है वेवलेंथ, m क्या है, मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है। मास आपको दिया ही है, मास को क्या करोगे आप, 0.01 इस तरह से केजी में कन्वर्ट कर लेना, ये ग्राम में दिया है, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी दी है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड दी है। और जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है, ठीक है। इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, जूल सेकंड को, जूल को किस में कन्वर्ट कर लोगे भाई, जूल को आप कन्वर्ट कर लेना केजी वाले में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। और फिर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके जो आपके पास बचेगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे सारे कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले यूनिट वाले कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट्स की जो टर्म्स है वो कैंसिल होके आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बचेगा वो कितना बच जाएगा भाई, 6.6 इंटू 10⁻34 मीटर। ये आप सॉल्व करके देख लेना, वैल्यूज को पुट करके इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट ओर ऑफ आयरन, देखो यहाँ पर ये पूछा है कि इसमें से चारों ऑप्शन जो आपको दिए हैं कि कौन से वाला आयरन का कार्बोनेट ओर होता है। देखो वैसे ये चारों ही ओर क्या है, आयरन के है, ठीक है, चारों ही ओर किसके हैं, आयरन के हैं, बट ये डिफरेंट डिफरेंट ओर है। देखो जैसे मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो होता है ये क्या है, ऑक्साइड होता है, ठीक है, आयरन का क्या होता है, ऑक्साइड होता है, Fe3O4। जो सिडेराइट है, सिडेराइट क्या होता है, कार्बोनेट ओर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeCO3। जो आयरन पायराइट है, पायराइट वाले कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, FeSO2, ठीक है। और हेमेटाइट क्या है भाई, ये भी ऑक्साइड होता है, तो ये क्या है, Fe2O3। तो देखो ये चारों ही क्या है, आयरन के ऑक्साइड, सॉरी ओर ही है, ठीक है, चारों ही ओर है हमारे पास आयरन के। बट उसने आपसे क्या पूछा था, कार्बोनेट वाला ओर बताना है, तो कार्बोनेट वाला ओर जो होगा इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा भाई, सिडेराइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मैक्सिमम। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और ये सारे ही क्या है, ये ग्रुप 15 वाले हाइड्राइड्स हैं और ये पूछा है कि इसमें से किसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो मैं पहले तो आपको इसको आंसर बता देती हूँ इसका और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। तो देखो इसका राइट आंसर तो अमोनिया ही होगा। देखो अब होता कैसे है कि इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें बेसिसिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो ग्रुप 15 होता है उसको देखिए, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं किस तरह से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर क्या होता है लास्ट में बिस्मिथ होता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है, डाउन द ग्रुप जब हम लिखते हैं तो ये इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं और इनके हाइड्राइड्स कैसे बनेंगे, इस तरह से PH3 ASH3, ठीक है। ये सब क्या है ग्रुप 15 के क्या बन गए भाई, हाइड्राइड बन गए। ये हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो होता है साइज़ क्या होता है भाई, इंक्रीज़ होता है। अब देखो साइज़ इंक्रीज़ होगा, अब आपको ये भी पता है कि इन सब के पास क्या होंगे, एक लोन पेयर होगा क्योंकि इस ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है भाई, 5 होती है। तो यानी कि 3 से तो वो बॉन्ड बना रहा है और एक क्या है एज़ ए लोन पेयर वहाँ पर प्रेज़ेंट है। तो देखो इसका मतलब क्या है, देखो इन केस ऑफ अमोनिया जो साइज़ है नाइट्रोजन एटम का वो क्या है, छोटा है और इसके साथ क्या है 3 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर ये क्या है, लोन पेयर है। तो इसका मतलब क्या है कि छोटे से एटम के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेज़ेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन ईज़िली अवेलेबल हो सकते हैं। देखो बेसिसिटी क्या होती है, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भई, ईज़िली अवेलेबल होते हैं फॉर डोनेशन। तो देखो जितना छोटा साइज़ होगा एटम का यानी कि वो उतना ईज़िली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और जो जितने ईज़िली डोनेट कर पाएगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो देखो डाउन द ग्रुप जब हम जाएँगे तो साइज़ क्या होता जाएगा उसका, बड़ा होता जाएगा। तो साइज़ बड़ा होने का मतलब क्या है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, बड़े एरिया में फैल जाएगी। अब बड़े एरिया में फैल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बड़ा-सा प्लेग्राउंड है उसमें आपको बॉल को ढूँढना है और एक छोटा-सा प्लेग्राउंड है उसमें आपको बॉल को ढूँढना है, तो किसमें ईज़ी होगा, जो छोटा एरिया है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर जो छोटे साइज़ का एटम होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराना क्या है भई, ईज़ी होगा। तो यहाँ पर जो बेसिसिटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, अमोनिया की और सबसे कम किसकी हो जाएगी यहाँ पर, बिस्मिथ की और इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा होगी किसकी, एंटीमनी की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो आपको नाम दिया है कंपाउंड का, ठीक है। ये आयुपैक नोमेनक्लेचर कर रखा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का और फिर यहाँ पर क्या कर रखा है, आपसे ये पूछा है कि इनमें से क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो कोबाल्ट ही दिया है आपको और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दी है, 3 दी है। तो ये आप देखो इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें क्या कर सकते हो, आप चारों ही मॉलिक्यूल्स में क्या कर सकते हो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो और देख लोगे कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, वही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इन 3 में तो आती नहीं है, सिर्फ़ एक 4th ऑप्शन में ही आती है और बाकी आपने अगर नोमेनक्लेचर किया है कि किस तरह से हम करते हैं, तो उस बेसिस पे भी आप ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये क्या है, ईन जो होता है ये कौन-सा हमारे पास लिगैंड होता है, ये होता है इस तरह से NH2 CH2। ये कैसा होता है भई, ये बाइडेंडेंट लिगैंड होता है यानी कि ये 2 इसकी जो डोनर साइड्स होती है वो 2 होती है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं। अब ये देखो इसमें डोनर साइड्स 2 है, ये है एक अमोनिया और एक ये वाला अमीन है, दोनों ग्रुप्स हैं और तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डाइअमीन बोलते हैं। और ये क्या है, देखो ये खुद ही इसमें इसके नाम में क्या हो रहा है, इथेन 1,2 डाइअमीन, इसके नाम में ही नंबर्स यूज़ हो रहे हैं और फिर ये क्या है 3 टाइम्स भी है, ट्रिस का मतलब क्या है 3 टाइम्स। तो इसलिए हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इसके साथ हम लगा देते हैं ट्रिस, तो यहाँ पर ये बन जाएगा ट्रिस और फिर क्या आ जाएगा, इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है, सल्फ़ेट। तो ये आप एक बार नोमेनक्लेचर को रिवाइज़ करना और फिर देखना कि इसका नोमेनक्लेचर आपसे होता है या नहीं होता है। स्टिल अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में नोमेनक्लेचर में डाउट होता है तो आप मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो देखो आपको पता है फर्स्ट वाला आपको दिया है जो अमोनियम दिया है, तो अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है क्या होती है भई, sp3 होती है। अब ये जो लोन पेयर होता है अगर ये भी बॉन्ड बना लेगा तो इसका मतलब क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या देखो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर प्रेजेंट था तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, बट यहाँ पर ये चारों ही बॉन्ड पेयर बन जाएंगे तब भी क्या आ जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में क्या होगा भाई, यहाँ पर नेक्स्ट वाला का जो आपको दिया है वो क्या दिया है, SF4 दिया है। तो इसमें देखो सल्फर जो है, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, वो होती है 6। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 6 है तो इसके पास क्या है भाई, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, चारों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल रह गया हम उसको क्या करते हैं, एज इट इज़ रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम काउंट करेंगे तो क्या हो गया भाई, 4 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर रह गया, तो 4 + 1 = 5।
तो 5 जब भी नंबर आता है तो उसके लिए जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितनी होती है भई sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। बाकी की कॉन्फ़िगरेशन सॉरी बाकी की हाइब्रिडाइजेशन भी आप कैलकुलेट करके देखना। ज़ीनॉन के फ्लोराइड में और जो ज़ीनॉन का ऑक्सी फ्लोराइड दिया है, इसके ऊपर भी हमने पहले ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन में कन्फ्यूज़न होता है तो आप वो वाली वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो।